जिस महिला को गुलाबी साड़ी में देख रहे हैं आप लोग, ऐसा महेश इसके पति को ऐसी बुरी तरीके से इन लोगों ने मारा। और उसके बाद नाटक तो इतनी बेतुका किए, सब लोग रह रहे बेहोश हो जा रहे हैं और टोले मोहल्ले के सामने ऐसी रो रहे हैं कि इनको रुवाई देख के टोले मोहल्ले के भी आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं। ऐसी भयानक स्थिति में भी ऐसी नाटक करने का कोई तरीका चरित्र इन्हीं लोग से सीखे। सुल्तानपुर की यह घटना है दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप सोनी आज एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ कि हर एक इंसान के अंदर विश्वास नाम की चीज़ हटा देगा। क्योंकि ऐसी जो भी घटनाएं हो रही हैं इस समय समाज को झकझोरने के लिए, इंसानों को एक दूसरे के औरतों पे, बीवियों पे विश्वास करने के लिए बहुत ही कठिनाई हो रही है। क्योंकि कई घटनाएं ऐसे निकल के आ रही हैं। अभी पूर्व की बात है, राजा रघुवंशी और सोनम का मामला निकल के आया था, जो कि पहाड़ों की वादियों में घूमने गए थे, अपना हनीमून मनाने गए थे। लेकिन क्या ही पता था कि सोनम अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके राजा रघुवंशी की हत्या कर देंगे। और फिर वहीं एक नीले ड्रम वाली कहानी बड़ी ज़ोरों शोरों से ट्रेंडिंग पे चल रही थी, वो भी था मामला। और एक मामला और निकल के आ गया है। ये मामला है उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर चंदौली कोतवाली का ये मामला है। यहाँ पे भी एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी के साथ में मिलकर अपने ही पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों सुल्तानपुर से। वहाँ का एक महेश नाम का व्यक्ति होता है, जिसकी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। और वो एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति था, जो कि बहुत ही गरीब था। और वो अपना और अपने बीवी का, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो लुधियाना में चला जाता है और लुधियाना में ही रह के अपना काम धाम करता है कि 2 पैसे कमाता है कि घर वालों की उसके कोई दिक्कत परेशानी ना हो और सब सही से रहें, 2 पैसे कमा के। तभी इसकी बीवी होती है, वो किसी और व्यक्ति से गांव में ही उसका नाजायज़ संबंध हो जाता है। और वो महेश, जो कि इस समय नहीं रहे, उनकी निर्मम तरीके से हत्या हो चुकी है। और इसमें महेश को उन्हीं के यार दोस्त जो गांव में रहते थे, जो गांव के जिम्मेदार व्यक्ति थे, वो महेश के पास कॉल करते हैं और महेश से ये बोलते हैं कि महेश देखो, ऐसी ऐसी बात है और तुम्हारी बीवी का कुछ चाल चलन ठीक नहीं है, और ऐसा करो तुम आके अपने गांव में ही रहो, तुम शहर में मत रहो, नहीं तो कल को कोई घटना हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा। इससे अच्छा 2 पैसे कम कमाओ और तुम अपने ही घर परिवार के साथ रहो। महेश भी कहता है कि मैं कमा ही रहा हूँ, अपने घर परिवार के लिए कमा रहा हूँ। जब मेरा घर ही परिवार नहीं रहेगा तो मेरे कमाने से क्या मतलब है। इससे अच्छा मैं अपने घर पे रहूँगा तो कम से कम मेरी बीवी खुश रहेगी, सही से रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर महेश वहाँ से गाड़ी पकड़ के अपने घर आ जाता है। घर आते ही कुछ दिन सही से रहता है, कुछ दिन सही से खाता पीता रहता है और अपना वहीं पे काम धंधा वो चालू कर देता है। छोटा मोटा मजदूरी करता रहता है, 2 पैसा कमाता रहता है, परिवार में देता रहता है। किसी भी चीज़ की कोई भी सही चीज़ चल रही थी, सारे कुछ, कोई भी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं थी। फिर उसकी महेश की पत्नी जो होती है पूजा को ये चीज़ पसंद नहीं आता है कि वो
इतने दिन से घर पे ही है, अब बाहर क्यों नहीं जा रहा है। तो पूजा उससे पूछ रही है महेश से कि अब क्या लुधियाना नहीं जाओगे, क्या यहीं गाँव में ही रहोगे, क्या कैसे गांव में खर्चा चलेगा, इतना कम पैसा कमाते हो, बाहर जाओ अच्छा खासा पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिल जाता है, एक ही बार कुछ काम हो जाता है, यहाँ रहने से क्या होगा, खाली खर्चा चलने से कोई मतलब है, बेटी भी हैं उनका ब्याह भी करना है। लेकिन पूजा का यहाँ कुछ अलग ही मकसद था उनके से कहने का। तो महेश वहीं पे कहते हैं कि नहीं, अब मैं बाहर नहीं जाऊँगा और गाँव में ही रहूँगा, जो भी रहेगा 2 पैसा कमाऊँगा, यही सब चैन से सुख से खाएँगे, लेकिन अब मैं शहर में नहीं जाऊंगा। इसी पे पूजा बहुत ज़्यादा उससे लड़ाई झगड़ा करती है और वो उससे बोलना चालना बंद कर देती है। कहती है कि जब तक तुम बाहर नहीं जाओगे तब तक मैं बोलूँगी नहीं और ना ही कुछ कहूँगी। तो उसी पे वही का जो पूजा के बॉयफ्रेंड था जयप्रकाश यादव, इसकी एक वहाँ पे गांव में ही किराने की दुकान थी। जब महेश बाहर लुधियाना रहता था तो ये हमेशा उसकी दुकान पे जाती रहती थी और ऐसे ही जाते सामान लेते बातचीत करते करते बात बहुत ही आगे बढ़ जाती है और पूरे गांव में ये हल्ला हो जाता है कि इन लोगों का एक दूसरे से चक्कर चल रहा है। जैसे कि गांव में दोस्तों आप लोग खुद जानते हैं कि कोई भी बात किसी से छुपती नहीं है, कोई भी बात होती है तो एक दूसरे के कानों कान खबर हो जाता है। अब ऐसे ही खबर होने पे ही महेश के दोस्त लोगों ने महेश के पास कॉल करके लुधियाना से उसको गांव पे बुला लिया था। लेकिन ये पूजा और जयप्रकाश उसके बाद भी माज नहीं आते हैं और ये सब अपना जो पहले अपना सिस्टम था रंगरलियाँ मनाने वाला वो चालू ही रखते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे ही एक बार ये दोनों लोग अपने ही ख्वाबों में लीन थे, एक साथ में थे, एक कमरे में थे, एक जगह पे थे। तभी महेश को किसी ने सूचना दी कि और ऐसे ऐसे बात है और तुम्हारी बीवी वहाँ पे गई है और अभी तक आई नहीं। तो महेश जाता है और उन दोनों को बुरी हालत में अपनी आंखों से देख लेता है। लेकिन महेश एक बहुत ही छोटे घर का होता है, बहुत छोटे समाज से आता है, उसको अपनी इज्जत का बहुत ज़्यादा डर होता है कि समाज में अगर ये बात पता चल जाएगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो अपने बीवी को वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, देखता है और उसकी बीवी भी उसको देखती है और जयप्रकाश यादव भी उसको देखता है। लेकिन महेश अपने घर पे वहीं से चला आता है, फिर बीवी भी उसकी चली आती है। महेश भी कुछ नहीं उससे बोलता है, ना ही कि बीवी उसकी कुछ बोलती है, क्योंकि महेश ये सोचता है कि भाई मैं कुछ बोलूँगा झगड़ा लड़ाई होगा, पूरा आस पड़ोस टोला मोहल्ला सब जानेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी और मेरे परिवार का समाज में मैं सर उठा के चलने लायक नहीं रहूँगा। इसीलिए वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन इसकी बीवी ये सोचती है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी से कुछ कह देगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। और वहीं पे महेश भी यही सोचता है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी ही घर की इज्जत जाएगी और मेरे ही समाज में थू थू होगा। तो इसीलिए कोई किसी से कुछ भी नहीं कहता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाता है, सब कुछ सही चलने लगता है। तभी दौरान पूजा और जयप्रकाश यादव एक प्लान बनाते हैं कि इनको ऐसा करते हैं, इनको रास्ते से हटा देते हैं, ना ये रास्ते में रहेंगे और ना हम लोग के बीच में कोई रोड़ा बनेगा। तो इसमें पूजा भी एग्री कर देती है, जो कि पूजा महेश की 3 बच्चे का बाप था और एक बार भी पूजा ने ये नहीं सोचा कि 3 बच्चे हैं और महेश के जाने के बाद कौन उनका खर्चा उठाएगा, क्या समाज में कौन कैसे बोलेगा। फिर भी ये लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों कहते नहीं हैं प्यार एक अंधी किताब है जिसको पढ़ते जाओ कुछ भी नहीं पता चलता है और दिल दरिया सब पार कर देते हैं प्यार में। अग्निवाय सबसे लड़ने के लिए प्यार में तैयार हो जाते हैं। तो यही इन दोनों का सीन था। ये दोनों एक दूसरे से प्लान बना के
उसकी हत्या पे एकदम उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन होता है, 3 दिसंबर को ये लेके जाता है जयप्रकाश यादव महेश को कि ऐसा करो, चलो चलते हैं हम लोग कुछ खाते पीते हैं। और वो फिर वो खाने पीने के लिए लेके जाता है। 3 दिसंबर को बहुत ही ज़्यादा महेश को ड्रिंक करवा देता है। जब महेश बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है तो जयप्रकाश यादव उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। तो इससे ये जयप्रकाश यादव संतुष्ट हो जाता है कि ये अब बहुत ज़्यादा नशे में हो गया है और कोई भी कहीं भी भाग नहीं पाएगा, ये चल नहीं पाएगा, किसी को बुला नहीं पाएगा। तभी ये उसको उठा के एक पेड़ के पास ढकेल देता है। वो नशे की हालत में धुत था और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करवा दिए थे, क्योंकि उसको मारने का प्लान ये सब पहले ही बना के रखे थे। पूजा और जयप्रकाश यादव दोनों लोग अपने प्लान में कामयाब होना चाहते थे, इसलिए सारी हदें पार करके उसको हत्या करना ही करना चाह रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा उसको ड्रिंक करवा देते हैं सब। फिर वो जब पूरी नशे में हो जाता है, उसको किसी पेड़ के पे ढकेल देते हैं सब लोग। उसके बाद ढकेलने के बाद ये जयप्रकाश यादव पूजा के पास कॉल करता है। पूजा जो है महेश की पत्नी है, उसी के पास कॉल करता है और पूजा अपने घर पे रहती है। पूजा को ये फिर बुलाता है उसी जगह जहाँ पे किसी पेड़ के शोर पे महेश को ढकेला था, और महेश वैसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि वो उठने की हालत में नहीं था, इतना ज़्यादा वो नशे में था। तो पूजा पाल फिर वहाँ पे आई और ये महेश को जब देखी बहुत ज़्यादा नशे में है, तो ये दोनों लोग वहीं पे प्लान बना देते हैं ऑन द स्पॉट कि इससे अच्छा मौका अब नहीं मिल पाएगा और इसकी यहीं पे हत्या कर देते हैं, तभी हम लोग के बीच में कोई रोड़ा नहीं बनेगा। तो जयप्रकाश यादव ने किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन रेत दी और पूजा पाल ने वहीं पास में एक ईंटा पड़ा हुआ था, उससे इस ईंटे से उठा के और बहुत ही बुरी तरीके से उसके सीने पे मार देती है, जिससे उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है और प्रेजेंट टाइम पे वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद दोस्तों ये सब वहाँ से बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद फिर ऐसा नाटक रचते हैं ये सब लोग कि जैसे ये सब लोग कुछ जानते ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है। फिर ये उस दिन पूरी रात खोजावाही हुआ, उनका खोजा गया, कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। पूरी रात 2 बजे तक 3 बजे तक सब खोजते रह गए, लेकिन पता नहीं चल पाया क्योंकि थोड़ा सुनसान एरिया था। वहाँ पे दारू वारू ये सब लोग वहीं पे पी रहे थे कि कोई यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि ये सब पहले से ही प्लान बना के रखे थे कि बीच में कोई रोड़ा ना बने, हम लोग को कोई देखे ना, कोई जाने ना, कोई सुन ना ले कि हम लोग ऐसी घटना घटाए हैं। तो ये सब पूरे प्लान के तरीके से अपना व्यवस्था पहले से किए हुए थे। तभी रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, पूजा पाल के खोजती हैं और उनके घर वाले, उनके भाई, उनकी माँ, सब लोग खोजते हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल पाता है। और उसके बाद जब सुबह होती है तो सब बाहर जाते हैं अपने फ्रेश होने के लिए, शौच होने के लिए। फिर वहीं पे एक व्यक्ति होता है जो उसके गांव का ही होता है, जो उसको भी रात में पता हुआ था कि ये महेश नाम का व्यक्ति है जो फला गांव का है, फला घर का है, ये गायब हो गया है। फिर वो जब रात में खोजने के लिए गया, नहीं कोई मिला, तो इसको भी पूरे गांव में, पूरे टोले मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि ये मिल नहीं रहा है। और जब ये सुबह सुबह देखा उसके गांव का व्यक्ति,
कह रहे महेश तो यहाँ पे बुरी हालत में लाश की तरह पड़ा हुआ है। तो वो सबसे पहले चीखा चिल्लाया, कोई भी नहीं सुना। उसके बाद वो गांव में जाके हल्ला किया, कह रहे अरे महेशवा तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे महेशवा मरा हुआ है, वहाँ पे शोर के पास, वहाँ महुए के पेड़ के पास वहाँ पे मर गया है, कोई ओके मार डालने बा। ऐसे गांव में बात बोलते हैं। तो गांव के लोग फिर पूरा इकट्ठा होकर जाते हैं। और बड़ी बात तो देखिए दोस्तों, पूजा पाल ने जो अपने पति का स्वयं अपने हाथों से हत्या की थी, वो ऐसा नाटक, ऐसा रूप धारण करती है गांव वाले, टोलों वाले के, मोहल्लों वाले के सामने। वहीं घर से ही रोना पिटना, बेहोश होना चालू कर देती है ये। और वहाँ तक जाते जाते इसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। ऐसे दिखाती है कि इसके गांव वालों को सबको लगता है कि अरे अब इसके बच्चों का क्या होगा, इसका बाप मरेगा, 3 बच्चे हैं इसके, इसकी बीवी का क्या होगा। सब लोग शोक जता रहे थे, सब लोग चिंते में थे। फिर उसके घर पे ही शव पड़ा हुआ था, पूरे रिश्तेदार आ गए, सब लोग वहाँ रोना पिटना चल रहा है। तभी गांव के कुछ ही लोग उसके ऊपर, जो जयप्रकाश यादव था उसके ऊपर वो लोग शक कर रहे थे, क्योंकि पहले ही महेश को लुधियाने से बुलाने वाले वही सब हैं कि उसी के यार दोस्त थे पहले के गांव के, वो सब बुलाए थे उसको। तो उसके बाद जब वो सब बुलाए थे, उन लोग का भी थोड़ा शक था। तो पुलिस की भी एंट्री हो जाती है। वहाँ से जब पुलिस की एंट्री होती है तो वहाँ पे 6 टीमें गठित की जाती हैं कि इस घटना का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी का ऐसे कोई गला रेत देगा तो पुलिस को कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा। फिर वहाँ से वो पुलिस वाले सबको अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो सबको कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के भेजने के पहले ही ऐसा ही मंजर आता है कि इनका जयप्रकाश यादव का कहीं पे थोड़ा बहुत नाम सुन लेते हैं पुलिस वाले। शक के आधार पे उठाते हैं। शक के आधार पे उठाने के बाद इनसे जयप्रकाश यादव से बहुत ही कड़ाई के तौर पे सवाल पूछना चालू कर देते हैं। और ये पूरा तोते की तरह अपना बोलते चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पुलिस वाले जब अपने पे आ जाते हैं तो मुर्दों से भी ज़बान खुलवा लेते हैं। तो ये तो जिंदे थे, ये क्यों नहीं बोलेंगे। तो लाश उसके बाद पोस्टमार्टम से आ गई, इनका बयान भी आ गया और लाश घर पे पड़ी हुई थी। और महेश की बीवी पूजा रो रो के अपने ही रिश्तेदारों के साथ, अपने गांव वालों के सामने, अपने बच्चों के सामने, पूरे इलाके के सामने, पूरे टोले मोहल्ले के सामने, पूरे गली के सामने रो रो के बहुत बुरा हाल कर लिया था। और वहीं रोती थी वो और वहीं बेहोश हो जाती थी। ऐसा भयावह नाटक देख के पूरे गांव वाले भी असंभव रह गए। वो भी लोग तरस खाने लगे कि क्या होगा। 3 बेटी हैं उसके, 3 बच्चे हैं और एक बीवी है और बहुत ही गरीब परिवार का है, इसका गुजर बसर अब कैसे होगा। तभी दोस्तों ये सब गांव वाले सोच ही रहते हैं। फिर महेश को, पत्नी को पुलिस वाले आते हैं और वो जयप्रकाश यादव को भी साथ लेके आते हैं और महेश की पत्नी को, पूजा को वहीं से गिरफ्तार करके पूरे भीड़ के सामने, पूरे गांव के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके रिश्तेदारों के सामने लेके जाते लगते हैं। फिर वहीं पे पूरे गांव वाले विरोध करने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है, उनको क्यों ले जा रहे हैं, ये क्या की हैं, ये तो बेचारी बुरा हाल हो गया उसका रोते रोते। जैसे होता नहीं है दोस्तों, गांव में कोई भी किसी के सामने अगर रो देता है तो मन पिघल जाता है, क्योंकि गांव वाले इतना भी ज़्यादा होशियार नहीं होते हैं, मन के बड़े सच्चे होते हैं। तो इसलिए गांव वाले विरोध करना चालू कर देते हैं। वहीं पे फिर पुलिस वाले पूरे गांव के सामने जब जयप्रकाश यादव का बयान रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, दिखाते हैं, तो गांव वालों को ज़मीन से, पैर के नीचे से ज़मीन ही गायब हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया। अभी तो हम लोग इसके बारे में ऐसा सोच रहे थे और अभी ये ऐसा निकल गई। गांव वालों का पूरा विश्वास ही टूट गया कि एक पत्नी भी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, वो भी पत्नी के 3 बेटे, 3 बच्चे, बेटी बेटा, 3 लोग, और ऐसा अपने पति के साथ कोई कर सकता है।
उसका पति महज 64 साल का उम्र का हो गया था। उसकी हत्या निर्मम तरीके से ये दोनों लोग कर दिए। उसके बाद इन दोनों को वहाँ से गांव से सबके सामने से गिरफ्तार करके ले जाते हैं और इन दोनों के ऊपर चार्जशीट दाखिल करके, मुकदमा दाखिल करके इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए भेज देते हैं। और वहीं जब मीडिया सवाल करती है महेश के घर वालों से, तो महेश के घर वाले ने ही बोला कि अगर कोई दूसरा हत्या करता तो चलो हम एक लिए सह भी लेते कि चलो किसी ने मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये अपने हो के भी अपने को ही मार दी। इसके लिए इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और ऐसे लोगों को एक नज़ीर देना चाहिए सज़ा देके कि दोबारा कोई ऐसा कृत्य कर ना पाए। वहीं पे गांव वाले सब लोग मिल के महेश का शव जलाएं। और यही अब देखना है दोस्तों कि एक दूसरे पे कोई कैसे भरोसा करे, कोई कैसे एक साथ देखे। जब ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो दिल और दिमाग दोनों खराब हो जाता है।